नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो जब से केंद्र में सत्ता का परिवर्तन आज से 11 साल पहले हुआ है 2014 में, तो उसके बाद के अंदर जो देश के विशिष्ट प्रकार के ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि देश नष्ट हो जाएगा, बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ बेच दिया जाएगा, बिक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इतना तो उनका प्रोपेगेंडा चलता रहा, वो प्रोपेगेंडा आज भी चल रहा है। आज कई तरह के चल रहे हैं, जैसे कि प्रजातंत्र देश में समाप्त हो चुका है और भारत डेड इकोनॉमी है। अब अमेरिका के एंडे बेंडे जो राष्ट्रपति हैं, इन राष्ट्रपति ट्रंप, जो वो कई तरह की पगलैट बातें कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कह दिया इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। और अभी दावोस में कह रहे हैं कि भारत में बहुत क्षमताएं हैं, भारत में बहुत संभावनाएं हैं, और हम भारत के साथ में जल्दी ही कुछ अच्छा करेंगे। तो जो पहले जो भारत के बड़े बड़े नेता थे, जो कि कूद कूद के कह रहे थे, देखो देखो ट्रंप ने कह दिया, और हम भी यही कह रहे हैं कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में है, उसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं, बोर्ज ब्रेंडे, उन्होंने कहा कि भारत में जो दुनिया में जो ग्रोथ हो रही है, वो 20%, 20% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। तो आप ये देखिए कि ये नारेबाजी कि देश बिक गया, बिक जाएगा, मर जाएगा, डूब जाएगा, सब कुछ अडानी को दे दिया जाएगा, ये एक इस तरह का भोंठा और भोंथरा प्रचार है। खैर, जो लोग इस तरह के प्रचार कर सकते हैं, करते ही रहते हैं, उनकी और कोई क्षमता भी नहीं है, कि उनका तो वास्तविक ये है कि भाई हमारे जो है वो प्राण प्यारे राज दुलारे सत्ता में लौटें और फिर आराम से हम मौज काटें। तो भाई साहब, बहुत 60-70 साल मौज काट ले, अब कुछ आराम कीजिए, कुछ नई नेतृत्व पैदा कीजिए, कुछ नए विचार सामने लाइए। और कुल मिला के भी है कि भारत में मुख्य रूप से हो रहा है जो कि परिवार तंत्र है, उसका धीरे धीरे ह्रास हो रहा है, वो समाप्ति की ओर है। इट इज़ बीइंग एलिमिनेटेड ग्रेजुअली एंड सिस्टमैटिकली फ्रॉम मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अभी ये काम जो प्रजातंत्र के नष्टीकरण का है, विलुप्तीकरण का है, वो सामने सामने आया है महाराष्ट्र में। अब 2 स्टेट में और आएगा, तब देखते हैं कि क्या होता है। तो साहब, दावोस की तरफ चलते हैं। तो ये भारत को एक महत्वपूर्ण स्थिति, सारे दुनिया के जो बड़े बड़े जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि इन्वेस्टर हैं, तो भाई पॉलिटिशियन है, खाली बोलने में क्या जाता है, इन्वेस्टर का तो पैसा लगता है, और वो कंपटीशन को देख के वो एक निर्णय लेता है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना है। भारत में करना है तो वो अकेला तो सोचता नहीं है, उसके पास में एक सहायकों की जो है वो एडवाइजर्स की एक टीम होती है, जो कि अमेरिका और यूरोप में बैठा हुआ है। अब भारत में एक इस तरह का टंटा खड़ा हो गया है, देखिए बहुत सारे अज्ञानी इसमें, इकोनॉमिक्स और इसके जो बड़े अज्ञानी घूम रहे हैं इस देश में। उन्होंने कहा है भारत के बारे में एमओयू दावोस में क्यों हुआ। अरे तो भाई साहब, दावोस में होगा तो उसमें इंटरनेशनल न्यूज जाएगी, इंटरनेशनल फंडिंग आएगी, इंटरनेशनल लिंकेजेज होंगे, और बहुत सारी चीज़ों में इंटरनेशनल लिंकेजेज भारत को चाहिए। कम से कम इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही ना चाहिए। देखिए 40 साल के अंदर चीन हमारे सामने जो है वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया। समाजवाद और वामपंथ के सारे के प्रेतों से झाड़ पोंछ के अलग करके, लेकिन अभी हमारे इस देश में अभी इन प्रेतों की पूजा हो रही है, इसलिए हम चीन से कम 5 गुना पीछे हैं। यानी कि 19-20 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर की इकोनॉमी चीन बन चुका है। अमेरिका नंबर 1 पे 30-35 के आसपास है, 30 के आसपास समझ लीजिए। भारत उससे कम से कम 7-8 गुना पीछे खड़ा हुआ है। 4.3 जो है वो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ में। तो बहुत बड़ा फर्क क्या हुआ, मतलब एक तो 5 जो की बेनिफिट हैं, जो कि मुख्य प्रमुख फायदे दावोस में भारत को वो हैं। उसमें पहला तो फायदा ये है कि भाई जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्लोबल स्टेबिलिटी की धुरी करीब करीब भारत को अब माने जाने लगा है।
और एक बात ये फ्रॉम इमर्जिंग, यानी कि आप में क्षमताएं हैं, उसके बाद में आपने क्षमताएं अपने स्थापित कर दी है, यानी कि पिवोटल, यानी कि आप उसके केंद्र में पहुंच रहे हैं, भारत केंद्र में पहुंच रहा है। और ये सिर्फ दावोस में तो उसकी परिणति का एक पड़ाव है, कई सब पड़ाव से भारत निकल चुका है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका पहला कारण तो यह है कि परिवर्तन, परिवर्तन के साथ में आई निर्दृष्टि। बहुत सारे मामलों में अभी पीछे निर्दृष्टि आनी है, लेकिन इन मामलों में तो भारत आगे चल रहा है, इससे कौन इनकार कर सकता है। यानी कि जितनी की जितनी इकोनॉमी हमने 70 साल में इकट्ठी करी, $2 ट्रिलियन के आसपास में 60 साल में करी, उतनी तो हमने पिछले 10 साल में कर ली। सो दैट मीन इट इज़ गेनिंग मोमेंटम। इसको गति मिल रही है, इसको गति और शक्ति मिल रही है। गति शक्ति करते ही जो जितने भी देश के जो बुद्धिमान है ना, जो अपने आप ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, वो बहुत फड़फड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट की भी जो है ना, वो बड़ी अच्छी इसके अंदर पहुंच हुई है। दावोस में बहुत सारे जो है वो MOU हैं, वो स्टेट की तरफ से MOU हुए हैं। अब हम जयपुर में बैठे हैं तो राजस्थान पीछे बैठा है। यानी कि आप देखिए कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो उन्होंने झंडे गाड़ रखे हैं, वो प्रोएक्टिव हैं, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री भी प्रोएक्टिव हैं, उनके सरकारी तंत्र को भी उन्होंने प्रोएक्टिव कर दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण परिवर्तन का पिछले 7-8 साल में उत्तर प्रदेश में आया था कि गुंडे बदमाशों के राज से अब जो है वो एक इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन और डेवलपमेंट का हब बन चुका है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने भी 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की डील हुई है, जो कि इशार ग्रुप ने करी है। तो कहते हैं भारत में क्यों नहीं कर लिया? भाई इशार ग्रुप दावोस में करेगा तो उसको और बहुत सारे लिंकेजेज होंगे। ये बात है ना कि भाई आपको कई बार तो हमेशा घर में बैठे रहने से काम नहीं चलता है, आपको बाहर भी जाना पड़ता है, दुनिया से जुड़ना पड़ता है। लेकिन हमारे देश के ज्ञानियों को कौन समझाए? कोई बम्बई की बातें दावोस में क्या हो रही है? तो खैर उन्हें तो पता नहीं है, उन्हें तो एक राजनीतिक वितंडा खड़ा करना है। तो वास्तविकता तो यह है कि आसाम में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जो कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आएगा। ये नई नई चीज़ें है भाई साहब। कभी सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खड़ा हुआ था, भारत के बाबुओं ने खड़ा किया था और उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। वही HMT को भारत बाबुओं ने ध्वस्त कर दिया, और हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को ध्वस्त कर दिया, पता नहीं किस किस को ध्वस्त कर दिया। तो हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी बाबू, जिसमें कहते हैं कि दुनिया के सबसे, भारत के सबसे ज्ञानी लोग पहुंचते हैं, उनका तो ये हाल है कि देखिए भारत तो इंटरनेशनल लेवल पे तो कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, लेकिन हमारे मुख्य प्रमुख 10 शहरों की हमारे बाबुओं ने ऐसी तैसी कर रखी। ट्रैफिक की अनप्लान डेवलपमेंट, और ट्रैफिक वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर जाएंगे। यानी कि मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ की भारत जो है इस तरह की तरक्की इंटरनेशनल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, इन्वेस्टमेंट के लेवल पे, एक नई दृष्टि के लेवल पे कर रहा है, किसी तरह से जो हमारी बाबूडम जो है, हमारा जो अधिकारी वर्ग जो है, उसमें कई कमजोरियाँ तो ऐसी है कि जिसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते भाई साहब। तो उनको बहुत कुछ परिवर्तन करना है, वो खुद तो करेंगे नहीं, क्योंकि लेटरल एंट्री जो हुई थी ना ब्यूरोक्रेसी में, उसको इन भाई साहब लोगों ने बंद करवा दिया। इतना वितंडा मचाया, और इस तरह का वितंडा बजाए और मोदी कोई काम करे तो वामपंथी पूरा तंत्र उसमें एक्टिव हो जाता है। फिर वो कई तरह के दबाव डालता है, ऊट पटांग बातें, कहानियाँ फैलाता है, भ्रम फैलाता है, चिंताएं जाहिर करता है, और वो कहीं न कहीं उस गति को, उस दृष्टि को रोक देती हैं। तो लेटरल डेवलपमेंट खत्म हो गया है, शहरों का सत्यानाश हो रहा है, कैंसर की तरह शहर बढ़ रहे हैं। भारत की विक्ट्री दावोस में हो रही है, लेकिन बड़े बड़े 10 शहरों की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। ये एक वास्तविकता है, इस पर अलग से बात करने की ज़रूरत है। तो एनर्जी और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जो है वो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट इतना दावोस में गए उस समय के 15 से 20 लाख एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। वैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले हैं ना कि हमारे क्या है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये एक वामपंथियों का मुख्य नारा है, और उससे बहुत सारे राष्ट्रवादियों ने पकड़ लिया, क्योंकि उस तरह की जानकारी लेते नहीं हैं कि भाई उसमें हो क्या रहा है। कि तो इन्फ्लेशन तो भारत में सबसे कम है, यानी कि पिछले समय में सबसे कम है, यहाँ कहते हैं महंगाई, तो ये झूठी बात साबित होगी। दूसरी बात है नौकरी, तो भाई साहब पिछले 10 साल में 20 करोड़ नौकरियाँ हुई,
ये बात अलग है कि सरकारी तंत्र इतना ढीला है कि वो इसको सामने ला नहीं पा रहा है। ये रिजर्व बैंक के आंकड़े कह रहे हैं और स्टेट बैंक के आंकड़े कह रहे हैं और दूसरे भी जो सारी की सारी जो गणना करने वाली संस्था उनको कह रहे हैं। लेकिन ये एक विचित्र स्थिति है। तो ग्लोबल उसके अंदर सेमीकंडक्टर का हक बन रहा है और क्वालकॉम के जो सीईओ है क्रिश्चियन एनोन, वो कहते हैं कि इंडिया एक क्रिटिकल नोड यानी कि भारत एक ध्रुवी की परिस्थिति में आ चुका है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कहाँ फ्रेजाइल 5 में था, अब एमर्जिंग 4 में आ चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग मानने को तैयार आज भी नहीं हो, भाई महंगाई बहुत है और बेरोजगारी बहुत है, उनको आंकड़े तो पता नहीं है। एक ज्ञानी आदमी से मैंने कहा भारत में जो है वो टोटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हुई हैं वो 64 करोड़ लोगों कहते हैं कि गलत है। मैंने कहा आप बताओ कितनी है, 10 है, 20 है, 12 है, 25 है। वो भाई साहब 15 दिन तक उसके बाद तो आई नहीं। तो इस देश में भ्रांतियाँ फैलाने का पूरा बहुत बड़ा एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो कि गली कूचे और कॉफ़ी हाउस से यूनिवर्सिटी से होते हुए सारे अखबारों तक पहुँची हुई है। क्योंकि हमारे अखबारों के अधिकतर संपादक होते हैं समाजवादी हैं, तो समाजवादी कचरा जो है वो समाज में लगातार उसका प्रभाव करते रहते हैं और एक द्वंद्व और एक संशय की स्थिति बनाने में सबसे बड़ा उनका काम है। जबकि मुख्य बात यह है कि समाजवाद के प्रेतों के कारण ही चीन उनको छोड़ करके चीन 40 साल में दुनिया का फैक्ट्री बन गया, हम उससे 5 पीछे पटे। जबकि 90 के दशक के आसपास में दोनों की जीडीपी करीब करीब बराबर थी और देश में ऐसे भी ज्ञानी घूम रहे हैं जो कहते हैं कि जीडीपी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी कि एक गांव की कलेक्टिव एक बाजार है, उस बाजार की सेल और परचेज मान लो 1 करोड़ की होती है, दूसरे बाजार की अगर 10 करोड़ की होती है, तो इन ज्ञानी लोगों के अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब क्या बताया जाए, तो हम आज आगे चलते हैं। तो इसी तरह से जो माइलस्टोन है वो इसके अंदर हो रहे हैं कि 4 सेमीकंडक्टर के तो जो है वो प्लांट भारत में 2026 में शुरू होने वाले हैं और कम से कम 24 स्टार्टअप हैं जो कि डिजाइन कर रहे हैं कटिंग एज जो है वो चिप का 2 mm की चिप का। और एआई और सॉवरेन एआई उसमें लीडरशिप की बड़ा भारत पोजीशन आ चुका है। उसमें जो है वो अश्विनी वैश्य साहब ने उन्होंने अच्छी तरह दुनिया को समझा दिया भाई साहब, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, समझते हैं। और इसी तरह से एआई फॉर एनर्जी, इसके लिए वाइजैक के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। राजस्थान क्या कर रहा है, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और इनके नेता क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ तो अपने आप को जो नकलें करवा करके नौकरियां बांट रहे थे उसके चक्कर में लगे हुए, उनको पकड़ने के चक्कर में लगे हुए। खैर कोई बात नहीं, ये परिवर्तन तो कभी शुरू हो सकता है। ऐसा कहा गया है कि भाई आईटी के क्षेत्र में भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, अच्छी बात, मतलब राजस्थान में या जयपुर में आएगा, चलिए अच्छी बात है। तो एक आगे चलते तो एक इंडिया जो है वो स्किल इनोवेटर की तरह से, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के क्षेत्र में दुनिया की सेहत में तो स्किल इनोवेटर के क्षेत्र में, लेकिन दूसरी इसकी परिस्थिति ये भी है कि अधिकतर जितने भी ग्रेजुएट हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। और दूसरा, इस देश के अंदर कम से कम करोड़ों विद्यार्थी 10 साल अपने बर्बाद करते हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ने में। वो अगर समाप्त हो तब कुछ एक महत्वपूर्ण बात बनेगी। लेकिन ये तो अपने हमारे देश के अंदर की कमजोरियां हैं, लेकिन भारत फिर भी दावोस में तो आगे बढ़ गया है और टुवर्ड्स द ग्रीन सुपर पावर, यानी कि एआई का करके, ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल करके, बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके और ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके भारत एक नई परिस्थिति में पहुंच रहा है। तो उसमें जो सेंट्रलाइज सिस्टम है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो इसके अंदर एक मुख्य रोल अदा करेगा। लेकिन हमारे पास के देश के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, डिस्कॉम हैं, उन्होंने अब तक जो है वो सोलर एनर्जी को पीछे रखने में, मतलब वो तो परिवर्तन आया, दबाव आया तो पड़ा है, लेकिन उससे ज़्यादा अभी हो सकता था। तो भारत की एक विजय हुई है दावोस में सारी परिस्थितियों के बाद में। जो पहले ट्रम्प साहब कह रहे थे मैं भारत को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो भी भाई साहब दावत में कह रहे हैं कि अब हम भारत के साथ में करेंगे और भारत को बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनको भारत के बढ़ते हुए बाजार पे नज़र है। लेकिन हमारे
बुद्धिजीवी संपादक लोग हैं और जो लेखक लोग हैं, जो कि समाजवाद का प्रेत उनके कंधे पे बैठा हुआ है, वो कहते हैं बाजार बड़ी बुरी चीज़ है। भाई बुरे लोग बाजार में भी हैं, राजनीति में भी हैं, प्रशासन में भी हैं, समाज शास्त्र में भी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। तो उनको तो छोड़िए, लेकिन मुख्य शक्ति ये है कि आप लोगों को बाजार में 50 कमजोरियां हैं। बाजार में भी डकैत हैं, जैसे हर क्षेत्र में डकैत होते हैं, लेकिन क्या डकैतों की वो डकैती अपनी करते हैं, लेकिन मुख्य रोल में वो नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों जो है वो एक ड्राइविंग पोजीशन में थे, वो तो 8 साल में समाप्त हो गया है। तो ये परिवर्तन पिछले 8 और 10 साल में इसीलिए परिवर्तन आए हैं क्योंकि ये 2014 में दिल्ली में परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन से हमारे ज्ञानी लोग, हमारे वामपंथी समाजवादी वगैरह वगैरह और उनके हमजोली, उनके हम बिस्तर बड़े परेशान हैं। तो खैर मुख्य बात यह है कि इंडिया इज़ इन अ बेटर कंडीशन, इट हैज़ परफॉर्म बेटर एट दाओस। उसमें बहुत सारे समझौते हुए हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि आप देखिए कि कितना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आते चले जा रहे हैं। और कभी कहते थे ना कि $15 बिलियन का तो एक ही जगह आ रहा है, कभी $7 बिलियन के लिए देश कटोरा लेके IMF के पास में गया था, है ना, 1991 में, 1991 में। उसके बाद में IMF के दबाव में देश में जो है वो बाजार को खोला गया, और तभी से हमारे बाजार विरोधी और समाजवादी और उस जिनके कंधे पे समाजवाद और वामपंथ का प्रेत बैठा हुआ वो छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा बाजार सब कुछ खा जाएगा, बाजार सब कुछ नष्ट कर देगा। फिर ये कहने के बाद में गाड़ी उठा के बाजार जाते हैं। ये उनकी जो है वो त्रासदी है, उसको ना तो वो समझेंगे, क्योंकि उनको जो सिखा पढ़ा दिया गया है पुरानी किताबों में, नकली इतिहास में, और उनके ड्रिल करके उनके दिमाग में जो है विचारधाराएँ घुसेड़ दी गई हैं, वो जो विषममन है वो तो होता ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक होगा। और इसकी परिणति भारत में कमजोरियां बहुत हैं, लेकिन आगे भी बढ़ रहा है। दावोस में 5 जो मुख्य बेनिफिट हैं, जो कि भारत को रिकॉग्नाइज करने से लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से लेकर के, इनोवेशन से लेकर के, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र को लेके एक भारत एक विशेष परिस्थिति बन रहा है। यानी कि पहले वो तो उभरता हुआ देश अब एक धुरी बनता जा रहा है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।